तो कंफ्यूजन्स के बावजूद भी रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया, उस रदरफोर्ड मॉडल में कुछ बातें अच्छी भी निकल कर आई, कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस फाइंड हो गए। नेचर को हमें समझने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। नेचर के और हमारे बीच में जो एक टनल है, एक ब्रिज है, टनल नहीं ब्रिज है, वो ब्रिज मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्यों, न्यूटन ने कहा कि भाई नीचे गिरती है सेब, नीचे गिरता है क्योंकि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, न्यूटन ने कहा कि भाई ये रहा फॉर्मूला। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है नेचर का, नेचर को समझने का तरीका हमारा। जे थॉमसन ने जो प्रैक्टिकल किया था, जे थॉमसन के प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आया था, ई बाई एम, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई बाई एम। आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे और सारे हर बार जो कैथोड रेज ट्यूब थी उनमें से ई बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करा और पता लगाया कि चार्ज टू मास रेशियो सबका सेम है। चार्ज अलग से नहीं पता लग पाया उन्हें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पता लग पाया था। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये बहुत बाद में डिस्कवर हुआ। न इलेक्ट्रॉन का मास पता लग पाया उनसे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि चार्ज टू मास रेशियो सेम है, चाहे कोई सी भी गैस ले लो, कोई से भी इलेक्ट्रॉन ले लो। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो वहां से निकल कर आया, कुछ आधा अधूरा सा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और निकल कर आ गए, थोड़ा सा हम और ज्यादा अंडरस्टैंड मतलब समझ आ पाया नेचर को, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को, एटम के स्ट्रक्चर को। पहला पहली बात जो निकल कर आई वो निकल कर आई साइज ऑफ न्यूक्लियस। एटम जो बताया था जे थॉमसन ने, वो सिर्फ बताया कि वाटरमेलन तरबूज के जैसा है, लेकिन वो तरबूज है कितना बड़ा, साइज कितना है, क्या सबका साइज एक जैसा है या सबके साइज डिफरेंट है, इसके बारे में जे थॉमसन ने कुछ भी नहीं बताया। जे थॉमसन ने कहा कि वाटरमेलन जैसा है, सॉलिड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम, चार्ज टू मास रेशियो सेम आ रहा था, लेकिन उनका साइज क्या होता है इसका, इससे इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था, वो बता ही नहीं पाए बिल्कुल भी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो एंड most of the mass and is all the charge, positive charge is concentrated in nucleus। तो कितना बड़ा है न्यूक्लियस, इसका साइज भी बता दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने साइज ऑफ न्यूक्लियस तक भी बता दिया, और एटम का साइज भी उन्होंने एक आइडिया दे दिया था, एटम के साइज का भी आइडिया दे दिया था, एक्यूरेटली तो नहीं, लेकिन न्यूक्लियस का साइज काफी एक्यूरेटली उन्होंने बता दिया। क्या कहा उन्होंने, सिंपल सा वही गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, और गोल्ड फॉइल में ये मैंने बना लिया गोल्ड के एटम का न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एकदम ठोस, इतना ठोस कि अल्फा पार्टिकल इसे पार नहीं कर सकता। अब अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है, हेड ऑन, सीधे टक्कर मारने के मूड में है, सीधे इसके बीचों बीच सेंटर की तरफ को हेड ऑन चल रहा है। न्यूक्लियस ने कहा आजा, तू आ तो सही मेरे पास, तुझे भी देख लूंगा, आ तो जा यहाँ पास को, तो तब पता चलेगा कि तू किससे टकराने वाला है, तू किससे टक्कर ले रहा है, आ तो जा यहाँ को। अब इस अल्फा पार्टिकल में एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी थी, साइंटिक काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को अप्रोच करता है, न्यूक्लियस का रिपल्शन स्ट्रॉन्गर 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 होता चला जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होने लगता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। अब ये वाली बात समझ आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्जन हो जाएगा। हम्म। ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब बातें पढ़ी थी आपने, कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q1 चार्ज है, ये चार्ज Q2 है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं ये, तो इनके अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, और अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन दोनों ही केस में इनकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय कितना आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बिल्कुल बंधा बंधाया फॉर्मूला है ना, आर स्क्वायर नहीं है आर होता है, आर स्क्वायर फोर्स का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो ध्यान से, जैसे जैसे आर कम होता रहता है, जैसे जैसे आर कम होता रहेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इसकी, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का मतलब कोई तो कुछ तो किसी को तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए। कोई एनर्जी अगर बढ़ रही है तो इस एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर एनर्जी, किसी ना किसी दूसरी एनर्जी के रूप में हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वही कीमत है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। जब दूर है ये तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। और एक कंडीशन ऐसी बन जाती है, एक कंडीशन ऐसी आ गई क्या, कि अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म, सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म। खत्म मतलब वो सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, किस रूप में कन्वर्ट हो गई, वो यहां पहुंचकर अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो फिर क्या होगा, फिर अल्फा पार्टिकल यहां से वापस लौट आएगा जब मोशन ही नहीं रहा इसके अंदर। बिल्कुल वही चीज है भाई, वही चीज है जैसे आप, ये अर्थ सरफेस है, आपने किसी बॉडी को ऊपर उछाल दिया, आपने सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर उछाल दिया तो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये आपने काइनेटिक एनर्जी दी। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाता रहा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहा, एक जगह सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर क्या बन गई, वो पोटेंशियल एनर्जी बन गई। जब काइनेटिक एनर्जी खत्म तो मोशन खत्म, मोशन खत्म तो फिर वापस अट्रैक्ट हो जाएगा नीचे को, इसलिए नीचे गिरने लगता है। सिंपल वही बातें हैं। कुछ भी आपको मैं जब बोल रहा हूं आपके सामने बता रहा हूं आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ से बाहर हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस एक साइकोलॉजी बन जाती है कि हमें फिजिक्स समझ नहीं आती, हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती, बस इतनी, बस ये बहुत बड़ी बुराई है फिजिक्स के साथ में कि यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं ये लेसन, आज शायद 12वां 13वां लेसन है या 7वां 8वां लेसन है, तो पहले लेसन का भी इसमें यूज हो रहा है। भाई ये कनेक्टेड है सारा, और वो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश नहीं कर पाता उसके लिए फिजिक्स मुश्किल पड़ जाती है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल चलता रहा पॉजिटिव चार्ज की तरफ को, न्यूक्लियस की तरफ को चलता रहा और इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती रही पोटेंशियल एनर्जी में। और एक टाइम ऐसा आया कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। अभी ये न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाया, अभी ये न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाया, लेकिन आपने और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से भेजा तो ये और थोड़ा और ज्यादा क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस के, लेकिन फिर इसे वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि जब क्लोज आ रहा है तो फिर रिपल्शन बहुत स्ट्रांग हुआ जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कौन सा, न्यू अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के सेंटर से जो छोटे से छोटा डिस्टेंस है, इसका एक नाम दे दिया गया क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो डिस्टेंस जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लोज ही आ सकता है, यहां पहुंचकर, यहां डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंचकर अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ही उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था किसी और तरीके से, ठीक है। तो 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में अगर हम कन्वर्ट करें तो 7.7 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल निकल कर आ गई है। और फिर ये सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये आर कौन सी है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। अब ये दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो फिर क्या आपके पास बना? आपके पास बना, इसको मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को लिख रहा हूं आर नॉट, तो आपके पास क्या बना? 9 इंटू 10⁻⁹ into charge of alpha particle into charge of nucleus divided by r naught is equals to कितना? 7.7 into 1.6 into 10⁻⁻19। अब यहाँ जो ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, आप सब जानते हैं कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। और ये न्यूक्लियस कौन सा न्यूक्लियस है? किसका न्यूक्लियस है ये? कौन सा न्यूक्लियस है? किसका न्यूक्लियस है ये? राधिका ने सही कहा कि ये चार्ज है गोल्ड एटम के न्यूक्लियस का चार्ज। जो न्यूक्लियस है भाई, ये अल्फा स्कैटरिंग प्रैक्टिकल में किस न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है? अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है। वही एक्सपेरिमेंट से का तो रिजल्ट है ये। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना, न्यूमेरिकली 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। तो गोल्ड न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है? 79 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाय कितना? आर नॉट। ठीक, ये तो हुआ गोल्ड नॉइज की। और ये सब किसके इक्वल है? ये सब इक्वल है किसके? 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल है। तो अब इन दोनों को सबको कैलकुलेट करा, और कैलकुलेट करने के बाद आर नॉट यहां से निकल कर आया लगभग 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कहां तक जा सकता है अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल कितने क्लोज तक जा सकता है कि अल्फा पार्टिकल और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसका साइज 10⁻⁻15 है या इससे कम है। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ये भी मान लें कि अल्फा पार्टिकल इज जस्ट इन कांटेक्ट विद न्यूक्लियस, हालांकि न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं आता कभी भी, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ जाएगा तो फिर न्यूक्लियस से खींच लेगा, फिर कह देगा जब तू मेरे पास आ गया तो अब मैं जाने नहीं दे रहा। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि बस न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस को जस्ट टच करने ही वाला है, तो फिर न्यूक्लियस का साइज कितना होगा? न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर के लगभग का। समझ आई बात? और एटम का साइज कितना है ये भी उन्होंने बता दिया था, इसे चलो हम कल डिस्कस कर लेंगे।